हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। देखो, हमने पिछली क्लास जो थी उसमें हम लोग बात कर रहे थे बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। बायोमोलिक्यूल्स रिलेटेड हम लोगों ने बात करी थी कि भाई कोशिका का जो जीव द्रव्य जो होता है वो विशेष प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं उनसे मिलकर बना होता है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो कोशिका जो पूल होता है उस कोशिका पूल में कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने बात करी थी कि कोशिका में पाए जाने वाले अकार्बनिक पदार्थ जो उनके बारे में बात कर रहे थे और हम लोगों ने जल के बारे में बात कर ली थी। अब अकार्बनिक पदार्थ कोशिका में पाए जाने वाले अकार्बनिक पदार्थों में जल के अलावा दो और पदार्थ उपस्थित होते हैं। कुछ खनिज जो होते हैं यानी खनिज लवण जो होते हैं वो, और कुछ आयन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो आज उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखो, यानी कोशिका जो होती है उस कोशिका में पाए जाने वाले खनिज लवण तथा आयन, सबसे पहली चीज तो ये होती है इन पदार्थों को लघु पोषक कहा जाता है, यानी बहुत सूक्ष्म मात्रा में पोषक पदार्थ के रूप में काम आते हैं जो भूमि से हमें प्राप्त होते हैं। इसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि लगभग 3 से 4% भाग जो होता है जीव द्रव्य का वो इन्हीं खनिज लवण और आयन से मिलकर बना होता है। अगर हम लोग इनके गुणों की बात करते हैं तो गुणों से पहले एक चीज़ और ध्यान में रखिए, भाई कौन कौन से खनिज लवण कौन कौन से आयन। भाई खनिज लवण का विघटन होता है तो आयन का ही निर्माण होता है, तो खनिज लवण आयन एक ही बात होती है। तो जैसे बात करें बहुत सारे, तो जैसे NaCl जो होगा, KCl जो होगा, उसके बाद H3PO4 जो होता है वो, उसके बाद MgCl। तो ये सब पदार्थ जो होते हैं वो लवण के रूप में पाए जाते हैं। जब आयन की फॉर्म में आएंगे तो Na+, K+, कैल्शियम +2, Mg+2, H+, ये सारे तो पॉजिटिव चार्ज वाले। नेगेटिव चार्ज वालों की बात करें तो OH नेगेटिव आ जाएगा, H3 बाइकार्बोनेट जो होता है वो आ जाता है। उसके बाद बाइकार्बोनेट के साथ साथ PO4 3 नेगेटिव जो होता है वो आ जाता है, और SO4 नेगेटिव जो होते हैं, सल्फेट जो होता है, सल्फेट, फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट और OH आयन जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज के रूप में पाए जाते हैं। तो यूजुअली अगर गुणों की बात करें तो कुछ तो पॉजिटिव चार्ज के रूप में पाए जाते हैं, कुछ नेगेटिव चार्ज के रूप में पाए जाते हैं। और इनका विघटन जो हो, यानी इनका निर्माण जो होता है वो अम्ल व क्षार जो होती है उसके विघटन से इनका निर्माण होता है। आयनों की बात करते हैं तो यूजुअली आयन जो होते हैं बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। पहली चीज़ तो जो रक्त स्कंदन जो होता है, रक्त का जो स्कंदन जो होता है, उस रक्त के स्कंदन में कैल्शियम +2 जो होता है बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। इसी के साथ साथ पेशी संकुचन और तंत्रिका आवेग जो होता है, उस तंत्रिका आवेग और पेशी संकुचन में जो आयन्स जो होते हैं, आयन जो होते हैं उनका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। वही कैल्शियम आयन जो होता है उसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। हम आगे की क्लासों में ये जो दोनों टॉपिक है उसके बारे में बात, तंत्रिका आवेग के बारे में जरूर आप लोग ध्यान रखें। भाई तंत्रिका तंत्र जो होता है वो किसी भी बाह्य वातावरण में होने वाले उद्दीपनों को ग्रहण करता है और मस्तिष्क में पहुँचाने का कार्य करता है। जैसे सपोज एक पिन चुभ गया है, किसी गर्म वस्तु को हमने छुआ तो हाथों हाथ हम हाथ हटा लेते हैं, तो वो जो प्रोसेस होती है उस संकेत को पहुँचाना कि ये वस्तु, यानी ये वस्तु गर्म है या पिन चुभा हुआ है, तो मस्तिष्क में पहुंचाने पर हाथों हाथ जो क्रिया की जाती है वो तंत्रिका आवेग से ही संपन्न होती है। आपके सिलेबस में है तो उसके बारे में हम लोग आगे आने वाले चैप्टर में बात करेंगे। इसके बाद पेशी संकुचन की बात करें तो यूजुअली पेशी का जो संकुचन होता है, यानी पेशियों में जो संकुचन होता है जिससे हम चीज़ों को उठाते हैं, रखते हैं, तो वो पेशी संकुचन की क्रिया के लिए भी आयन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं। इसी प्रकार अगर बात करते हैं तो मैग्नीशियम जो आयन जो होता है, Mg+2 जो होता है, वो सहकारक जो होता है उसके रूप में उपयोग में लिया जाता है। सहकारक के रूप में इसका काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया जाता है। pH जो नियंत्रण जो होता है, तो pH का नियंत्रण भी इन्हीं जो आयन जो होते हैं उनकी सहायता से किया जाता है। तो ऐसे कुछ गुण हैं जिनके बारे में आप लोगों को खनिज लवण आयन में ध्यान रखना है। अब इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है प्राथमिक व द्वितीयक उपापचयक। अब प्राथमिक व द्वितीयक उपापचय इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? पहले तो ये उपापचय जो शब्द इसका मतलब समझते हैं। यूजुअली क्या होता है, कोशिका के अंदर होने वाली सभी जीव रासायनिक क्रियाएं जो होती हैं उन्हें उपापचय कहा जाता है।
तो ये उपापचय जो होता है इंग्लिश में कहा जाता है मेटाबॉलिज्म। अब ये मेटाबॉलिज्म जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो होती है अपचय और एक होती है उपचय। अपचय और उपचय मिलकर उपापचय का निर्माण करते हैं। तो जैव रासायनिक क्रियाएं कैसी जैव रासायनिक क्रियाएं? अगर कोशिका के अंदर बड़े बड़े अणु का से छोटे छोटे अणु का निर्माण होता है, बड़े बड़े अणु से छोटे छोटे अणु का अगर निर्माण होता है तो इस क्रिया को अपचय कहा जाता है। इंग्लिश में अपचय को कैटाबॉलिज्म कहा जाता है, ठीक है। और उपचय जो होता है इसमें बड़े बड़े अणुओं से छोटे छोटे जो अणु होते हैं उन छोटे छोटे अणुओं से बड़े बड़े अणुओं का निर्माण होता है, उसे उपचय या एनाबॉलिज्म कहा जाता है। एनाबॉलिज्म का जो है एनालिसिस, तो कोई भी छोटी छोटी चीज़ से बड़े अणु का निर्माण होता है तो छोटे अणु से बड़े अणु का निर्माण एनाबॉलिज्म या उपचय कहलाता है। बड़े अणु से छोटे अणु का निर्माण उपचय कहलाता है। जैसे ग्लूकोज का ऑक्सीकरण जो होता है तो छोटे छोटे अणु का निर्माण होता है, यानी श्वसन की प्रक्रिया जो होती है वो अपचय में आती है। इसी प्रकार फोटोसिंथेसिस जो होता है, प्रकाश संश्लेषण जो होता है, उसमें छोटे छोटे अणु मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, यानी CO2 और जल मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, तो किसमें आता है? वो उपचय में आता है। अब ये दोनों प्रक्रियाएं जो होती हैं समन्वित और श्रेणीबद्ध रूप से चलती रहती हैं, इसलिए इसे उपापचय परिपथ कहा जाता है। और ये उपापचय परिपथ जो होता है ये भी दो प्रकार का होता है, प्राथमिक और द्वितीयक। तो प्राथमिक परिपथ और द्वितीयक परिपथ। अब इस प्राथमिक और द्वितीयक परिपथ के फलस्वरूप जो बनने वाले पदार्थ जो होते हैं उन्हें कहा जाता है मेटाबोलाइट्स, यानी बायोमेटाबोलाइट्स कहा जाता है। और ये बायोमेटाबोलाइट्स जो होते हैं जिन्हें उपापचयक कहा जाता है। तो अगर बात करें प्राथमिक उपापचयक की, तो प्राथमिक उपापचयक जो होते हैं ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी किसी जीव को आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, यानी ऐसे पदार्थ जिसको उस सजीव, यानी जो सजीव होता है, सजीवों को इन उपापचयों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। जैसे इसके एग्जाम्पलों की बात करें तो कार्बनिक अम्ल और कार्बनिक अम्ल के साथ साथ जो विटामिन जो होते हैं उन विटामिन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता प्राथमिक उपापचय जो होते हैं उनकी आवश्यकता होती है। अगर द्वितीयक उपापचयों की बात करते हैं तो द्वितीयक जो उपापचयक जो होते हैं वो जो होते हैं इनकी आवश्यकता सजीवों को बहुत कम होती है या नहीं भी होती। अगर इनके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो जैसे सबसे पहला जो आता है वो आता है एल्केलॉइड। एल्केलॉइड की बात करें तो जैसे मॉर्फिन हुआ, कोडीन हुआ, ये एल्केलॉइड होते हैं। एल्केलॉइड के बाद आता है एंटीबायोटिक्स। तो ये एंटीबायोटिक जो होते हैं वो आ जाते हैं। एंटीबायोटिक के बाद कुछ विशेष प्रकार के विष जो होते हैं वो आ जाते हैं, जैसे एब्रिन हुआ, रेसिन हुआ। तो ये विशेष प्रकार के विष जो होते हैं वो आ जाते हैं। इसके बाद एल्केलॉइड, एंटीबायोटिक और विष से रिलेटेड अगर कुछ और बात करें तो टर्पिनोइड जो होते हैं विशेष प्रकार के रसायन होते हैं जो पौधों से प्राप्त किए जाते हैं। जैसे यूजुअली पौधे जो होते हैं, जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, उनसे विशेष प्रकार के अलग अलग पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, वही होते हैं। तो टर्पिन भी प्राप्त किया जाए। टर्पिनोइड में बात करें तो मोनोटर्पिन और डाइटर्पिन जो होते हैं वो आ जाते हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं तो कुछ वाष्पशील तेल जो होते हैं वो काम आ जाते हैं। तो ये वाष्पशील तेल जो होते हैं जैसे सिट्रोबिन जो वाष्पशील तेल जो होता है वो आ जाता है। तो ये वाष्पशील तेलों में काम आ जाते हैं। आगे अगर बात करते हैं तो कुछ पॉलीमर जो होते हैं, तो ये पॉलीमर जो होते हैं जिन्हें बहुलक कहा जाता है। बहुलक में बात करें तो रबड़ एक बहुलक होता है, गोंद जो होती है वो। तो ये कुछ पॉलीमर जो होते हैं वो आ जाते हैं। ड्रग्स के बारे में अगर बात कर लेते हैं तो कुछ ड्रग्स जो होती हैं, करक्यूमिन जो होती है वो एक विशेष प्रकार की ड्रग्स जो होती है वो पौधों से ही प्राप्त की जाती हैं। जैसे सिंकोना नामक वृक्ष की छाल से एक विशेष प्रकार की औषधि प्राप्त की जाती है जिसे कुनेन कहा जाता है। इसी प्रकार करक्यूमिन हो गया, कुनेन हो गया, तो कुछ विशेष प्रकार की दवाएं भी इनसे द्वितीयक उपापचय के रूप में प्राप्त की। तो प्राथमिक और द्वितीयक उपापचय में यही मेन चीज़ है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आवश्यक होते हैं, सजीवों के लिए आवश्यक होते हैं। और द्वितीयक उपापचय जो होते हैं सजीवों के लिए आवश्यक नहीं होते हैं, बन भी जाते हैं तो किसी और सजीवों के लिए जरूरी होते हैं, लेकिन उस सजीव के लिए जरूरी नहीं होते। तो विशेष प्रकार के पदार्थ उनके बॉडी में या पादप की बॉडी में ये बनते हैं। तो यही बातें थी जो उसके बारे में हम लोगों ने
बात करी। अब उसके बाद हमारा ये जो टॉपिक होता है वो कंप्लीट होता है, तो हम बात कर रहे हैं जो कोशिकीय जो पदार्थ होते हैं यानी कोशिकाएं जो होती हैं, उन कोशिकाओं का निर्माण जो होता है उस कोशिकीय पूल में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित होता है। तो अकार्बनिक पदार्थों के बारे में जल और खनिज लवण और आयन के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। अब हम लोग बात करेंगे कोशिका में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थों के बारे में, और ये कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो वृहत अणु और एक होते हैं लघु अणु। तो वृहत अणु लघु अणु जो होते हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो बात करते हैं कोशिका जो है उसके कार्बनिक पदार्थों की। तो कोशिका के कार्बनिक पदार्थ, अब कोशिका की कार्बनिक पदार्थों की बात करें तो इन्हें पहले ही दो भागों में बांटा गया था। एक तो होते हैं मैक्रो बायो मॉलिक्यूल्स और एक होते हैं माइक्रो बायो मॉलिक्यूल्स। अब जिन्हें बोलते हैं हिंदी में वृहद जैव अणु और इसे बोलते हैं लघु जैव अणु। वृहद जैव अणु की बात करें तो वृहद जैव अणु में सबसे पहला तो पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड के बाद दूसरा आता है प्रोटीन, फिर तीसरा आता है लिपिड, जिसे वसा भी कहा जाता है, उसके बाद आता है न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, अब वृहद अणु से ही लघु जैव अणु का निर्माण होता है। तो ये पॉलीसेकेराइड जो होता है वो मोनोसेकेराइड जो होता है उसका निर्माण करता है। प्रोटीन से लघु अणु में अमीनो अम्ल जो होते हैं उनका निर्माण होता है। लिपिड या वसा से वसीय अम्ल जो होते हैं उनका निर्माण होता है, और न्यूक्लिक अम्ल जो होता है उससे न्यूक्लियोटाइड जो होता है उसका निर्माण होता है। तो ये लघु जैव अणु हो गए, माइक्रोमोलिक्यूल्स हो गए। तो यूजुअली क्या होता है, वृहद जैव अणु जो होते हैं उनके बारे में आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। ऐसे अणु जिनका आणविक भार 1000 डाल्टन जो होता है उससे अधिक होता है, यानी ऐसे जैव अणु जिनका आणविक अणुभार जो होता है वो 1000 डाल्टन से अधिक हो तो वृहद जैव अणु कहलाते हैं, और जिनका अणुभार 1000 डाल्टन जो होता है उससे कम होता है उन्हें लघु जैव अणु कहा जाता है। एक चीज़ और आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि जो वृहद जैव अणु जो होते हैं ये अम्ल में घुलनशील होते हैं और ये अम्ल में घुलनशील होते हैं। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले, ये तो हमने मैक्रोमोलिक्यूल और बायो मैक्रोमोलिक्यूल के बारे में बात करी, मैक्रो और माइक्रो बायो मोलिक्यूल के बारे में। अब हमारा जो टॉपिक होगा, हमने सभी कार्बनिक पदार्थ पढ़ने हैं। तो यूजुअली क्या होता है कि पॉलीसेकेराइड और मोनोसेकेराइड जो होते हैं वो एक ही चीज़ में आते हैं, यानी हमारे जो टॉपिक होंगे इससे रिलेटेड वो होगा सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट में ही ये पॉलीसेकेराइड मोनोसेकेराइड आते हैं। तो पहला कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, दूसरा टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रोटीन, और तीसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे लिपिड, और लिपिड के बाद हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लिक अम्ल। तो इन सभी टॉपिक में ये सब मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो आपको बस ये डिफरेंशिएशन के लिए याद में रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के। कार्बोहाइड्रेट जो है उसके बारे में सबसे पहली चीज़ तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपको ध्यान में रखना है। भाई कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में आप लोग ध्यान रखें। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए यौगिक होते हैं। कार्बन जो यानी जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसमें H2O जो होता है, जैसे यूजुअली यानी कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात जो होता है वो उतना ही रहता है जितना जल का होता है। जैसे जल के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात की बात करें तो 2:1 होता है, 2 हाइड्रोजन होती है, 1 ऑक्सीजन होता है। तो यही अनुपात जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट के कोई से भी यौगिक हो उसका होता है। जैसे मान लो सपोज जैसे ग्लूकोज की बात करते हैं, C6
H12O6। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, 2:1। तो वो चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट जो होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसे सामान्यतः या तो शर्करा या फिर सेकेराइड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि शर्करा तो मेनली तो क्या होते हैं, सामान्य शर्करा के रूप में पाए जाते हैं, सामान्य नॉर्मल अणु। अगर बहु यानी पॉलीमर जो होते हैं, बहुलक की बात करते हैं तो एकलक इकाई से बहुलक इकाई का निर्माण होता है। तो सामान्य तौर पर कार्बोहाइड्रेट को शर्करा या सेकेराइड कहा जाता है। दूसरी बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसमें अनेक OH समूह पाए जाते हैं, यानी हाइड्रोक्सिल जो समूह होते हैं वो पाए जाते हैं। OH समूह को हाइड्रोक्सिल समूह कहा जाता है। तो हाइड्रोक्सिल समूह जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ग्लूकोज की आणविक संरचना के बारे में जब हम बात करेंगे तो वहाँ मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसे ग्लूकोज की संरचना जो होती है CH2OH C 1 2 3 4 5 और ये 6। तो CH2OH, ये OH, ये H, ये OH, ये H, ये H, ये OH, ये OH और ये H। तो बहुत सारे हाइड्रोक्सिल समूह होने की वजह से कार्बोहाइड्रेट जो होता है उस कार्बोहाइड्रेट में बहुत सारे हाइड्रोक्सिल समूह पाए जाते हैं। तो ये चीज़ का आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखें। इसके बाद आगे अगर बात करते हैं तो अब कुछ कार्बोहाइड्रेट में इन तीनों के अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फेट, ये भी कुछ कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उनमें पाया जाता है। आगे बात कर लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो यूजुअली अब देखो, अगर कार्बोहाइड्रेट के स्रोत की अगर बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट किससे प्राप्त होता है, तो यूजुअली क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत की बात करें तो पौधे जो होते हैं वो प्रकाश की उपस्थिति में CO2 तथा जल से ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो लगभग मौलिक जो घटक होता है, मेन घटक जो होता है भोजन का, वो मेन घटक क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट ही किसी भी फूड जो होता है या भोजन जो होता है उसमें प्रेजेंट होता है। किसी भी पौधे के शुष्क भार का लगभग 80% जो भाग होता है वो कार्बोहाइड्रेट का ही होता है। तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद हम लोग बात करते हैं शर्करा की। देखो, शर्करा जो होती है इसके बाद देखो हम कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसके प्रकारों की अगर बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला होता है मोनोसेकेराइड, दूसरा होता है डाइसेकेराइड और तीसरा होता है, या इसे ओलिगोसेकेराइड भी कहा जाता है, मोनोसेकेराइड, दूसरा ओलिगोसेकेराइड और तीसरा होता है पॉलीसेकेराइड। ठीक है। तो मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड जो होते हैं वो सामान्य शर्कराएं होती हैं, ये जल में घुलनशील होती हैं, जबकि पॉलीसेकेराइड जो होती है वो बड़े वृहद अणु के रूप में होती है, ये जल में अघुलनशील होती है। सबसे पहले शर्करा की अगर बात करते हैं तो शर्करा की अगर बात करते हैं तो जितनी भी मीठे कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो शर्करा ही होती है। जैसे ग्लूकोज हुआ, फ्रक्टोज हुआ, सुक्रोज हुआ। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज जो होते हैं ये सब मीठी शर्कराएं होती हैं। तो ये सामान्य शर्कराओं के फॉर्म में आती हैं। हम लोग अब नेक्स्ट जो क्लास होगी उनमें मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड के बारे में बात करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट के जो प्रकार हैं उसके बारे में हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे।